उत्तर प्रदेश में जिसने भी जनता के पैसे को लूटा, सीएम योगी ने उसको नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीसीडा के चीफ इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये कागजों पर सड़क बनाता था और रुपए पूरे लेता था। इस इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम है अरुण मिश्रा। पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक, उत्तर से दक्षिण तक हर ओर उसका जंजाल फैला हुआ था। माफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरपने वाला है। ये पैसा उनके खानदान का पैसा नहीं, ये पैसा जनता का लूटा गया पैसा है। उत्तर प्रदेश के कितने भ्रष्टाचारियों के कारनामों के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटालेबाज अधिकारी कौन था? जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं तो फिर जहन में सबसे पहले यादव सिंह का नाम आता, उसके बाद यूपीपीसीएल के पूर्व चीफ एपी सिंह। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ लीजिए और ये नाम है अरुण मिश्रा का। अरुण मिश्रा के कारनामों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अरुण मिश्रा है कौन और क्यों इसकी तुलना यादव सिंह सरीखे भ्रष्टाचारियों से की जा रही है। अरुण मिश्रा यूपीसीडा यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का चीफ इंजीनियर है और फिलहाल इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरुण मिश्रा पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। योगी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई है, उसी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अब उन पे जो आरोप लगा है उसके बाद कानपुर पुलिस ने लखनऊ में पेश करेगी। उसके बाद न्यायालय तय करेगा कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तभी से सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि ना तो भ्रष्टाचार होने देंगे और ना ही भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करेंगे। तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री की सख्ती की वजह से एक एक करके सफेद पोशों को पकड़ा गया और इस बार नंबर था यूपीसीडा के चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर से, जहां यूपीसीडा का दफ्तर है, वहां से अरुण मिश्रा को गिरफ्तार किया। अरुण मिश्रा की गिरफ्तारी से भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों में हड़कंप मच गया। कानपुर के जिस दफ्तर में बैठकर अरुण मिश्रा घोटालेबाजों और भू माफियाओं को संरक्षण दे रहा था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इस वक्त मैं यूपीसीडा के दफ्तर में खड़ा हूं, जहां कभी अरुण मिश्रा की तूती बोलती थी। ऐसी सरकारी गाड़ियों से वो कार्यालय आते थे जिन पे सचिवालय के पास लगे थे। उन पर 2012 में आरोप लगाया गया कि उन्होंने सड़कों का भुगतान कर दिया गया। इस कार्यालय में उनके बिना एक भी फाइल नहीं हिलती थी, यहाँ तक कि एमडी तक उनसे सलाह लिया करते थे। अरुण मिश्रा पर जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर है। पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, प्रदेश के हर कोने में इसका जंजाल फैला है। आरोप के मुताबिक साल 2009 में कानपुर इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से पाली गांव चकेरी औद्योगिक क्षेत्र होते हुए सजारी जाने वाली 3 किलोमीटर रोड का निर्माण यूपीएसआईडीसी को करना था। उसके आगे की सड़क पीडब्ल्यूडी को बनानी थी, लेकिन उस वक्त कागजों पर सड़क निर्माण दिखाकर 2 करोड़ 11 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया। इसमें अजीत सिंह और नागेंद्र सिंह नाम के 2 इंजीनियर्स का नाम भी सामने आया था। फाइलों में सड़क बन गई और इसका भुगतान भी हो गया। इस मामले का खुलासा सन 2012 में हुआ, जिसके बाद चकेरी थाने में 2 अभियंता अजीत सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चकेरी पुलिस ने अपनी जांच की शुरुआत की तो इस जांच की आंच यूपीसीडा के चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा तक पहुंच गई। सड़क निर्माण में हुए घोटाले की जांच पुलिस ने जारी रखी और आगे चलकर जब चार्जशीट फाइल करने की बारी आई तो उसमें चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा का भी नाम शामिल कर दिया गया, क्योंकि आरोप ये था कि अरुण मिश्रा ने बिना ग्राउंड जीरो की जांच किए फाइलों पर शामिल कर लिया और सरकारी खजाने से 2 करोड़ 11 लाख रुपए निकाल लिए। 2012 में भ्रष्टाचार का मुकदमा था। उसी में अरुण कुमार मिश्रा जो मुख्य अभियंता यूपीएसआईडीसी के थे, वो इस मुकदमे में प्रकाश में आए थे। इस मुकदमे में एक चकेरी पाली मार्ग में 2 किलोमीटर की रोड का निर्माण हुआ था। वो निर्माण किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया था, लेकिन यूपीएसआईडीसी ने खुद को निर्माण दिखाते हुए उसका जो भुगतान है गलत तरीके से कराया था। अब जब मुख्यमंत्री योगी का हंटर चला है तो अरुण मिश्रा को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अरुण मिश्रा पर आरोप ये भी है कि यूपीसीडा का चीफ इंजीनियर रहते हुए उन्होंने भू माफियाओं को सरकारी जमीन पर कब्जा करने से नहीं रोका, जिसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में भू माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी खजाने में रेवेन्यू की कमी हुई और साथ ही प्रदेश के कारोबारी माहौल पर भी इसका असर पड़ा।
आरोप है कि अरुण मिश्रा की लापरवाहियां या फिर भूमाफियों से मिलीभगत की वजह से आज तक विभागीय स्तर पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स नहीं बन पाई, जिसकी वजह से सरकारी जमीनों पर कब्जा लगातार बढ़ता गया। भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए यूपी सीडा ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इस टास्क फोर्स में पुलिस के 2 सीनियर अधिकारी रहेंगे और इसके अलावा उप निरीक्षक, निरीक्षक और कांस्टेबल्स रहेंगे। यानी गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक अपनी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यूपी सीडा अब पुलिस के साथ सड़कों पर नजर आएगी। हालांकि अब जब अरुण मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो यूपी सीडा की भी नींद खुली है और उसने विभागीय स्तर पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। यूपी सीडा के जो 154 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें अभी तक प्रवर्तन के लिए, एनफोर्समेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यूपी सीडा ने अभी निदेशक मंडल से ये प्रस्ताव हमने पारित कराया है कि एनफोर्समेंट विंग एक अलग से हम लोग बनाएंगे। फिलहाल अरुण मिश्रा के भ्रष्टाचार का खेल खत्म हो गया है। अब पुलिस की टीम गहराई में जाकर उन आरोपों की जांच करेगी जो अरुण मिश्रा पर लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। कुछ लोग देश के लिए काम करते हैं, कुछ लोग परिवार के लिए। किसी के लिए परिवार ही पार्टी है तो पार्टी को परिवार से ऊपर समझता है कोई। कभी बीजेपी में थे और अब कांग्रेस, जब बीजेपी में थे तो परिवारवाद पसंद नहीं था और अब कांग्रेस में है तो विरासत की सियासत के अगुआ बने बैठे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जब फिल्मों में थे तो इनका खामोश वाला डायलॉग बड़ा फेमस था और अब परिवारवाद पर ये खुद खामोश हैं। ये सिर्फ शत्रुघ्न की बात नहीं, बिहार की सियासत ही विरासत पर चल रही है। विरासत की सियासत में हिंदुस्तान की राजनीति इस कदर ढल चुकी है कि मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ ही शुरू हुए और दोनों कभी खत्म नहीं होंगे। बिहार में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। साम दाम दंड भेद से बढ़कर भी कोई उपाय हो तो वो भी करने के लिए सियासतदान तैयार बैठे हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि कुर्सी मिल जाए। फिर जनता क्या है, जीतने के बाद एक एक को देख लेंगे। राजनीति यूपी की हो या फिर बिहार की, परिवार, पार्टी और पैसा कुछ ऐसा ही सीक्वेंस है बिहार में। जिसकी पार्टी उसका परिवार, जिसका परिवार उसकी पार्टी और जिसके पास पैसा उसका सब कुछ। विरासत की सियासत की शुरुआत यूं तो आजादी के पहले से हो गई थी। देश काल और परिस्थितियां बदली और भारतीय राजनीति में परिवारवाद इतना अंदर तक बैठ कर गया कि अब तो जनता भी मान चुकी है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी अध्यक्ष का बेटा ही पार्टी की कुर्सी संभालेगा। बिहार की परिवारवादी राजनीति में सबसे पहले बात शत्रुघ्न सिन्हा की। पेशे से कभी फिल्म अभिनेता थे, अभी हाल फिलहाल में किसी फिल्म में दिखे नहीं। पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, लेकिन पिछले साल बीजेपी छोड़ कांग्रेस से हाथ मिला लिया और फिर खुद चुनाव लड़े पटना साहिब से। पत्नी को टिकट दिलाया समाजवादी पार्टी से, खुद कांग्रेसी और पत्नी समाजवादी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये बात पॉलिटिकल एक्सपर्ट को भी नहीं हजम हो रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि कांग्रेसी हैं, अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार करने लखनऊ पहुंचे। उसी सीट से कांग्रेस का भी प्रत्याशी मैदान में था, लेकिन शत्रुघ्न ने पार्टी के ऊपर परिवार को तवज्जो दी, पत्नी के पक्ष में यानी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया। कांग्रेस ने इस बात का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि भारतीय राजनीति में परिवारवाद का मूल स्रोत तो वही है। 2019 में परिवारवाद की नई अवधारणा से राजनीति भी हैरान थी। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा खुद भी हार गए, कांग्रेस को भी हराया और उनकी पत्नी भी लखनऊ से चुनाव हार गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की विरासत अब उनके बेटे लव सुमन संभालेंगे और इसके लिए शत्रुघ्न ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बिहार के बांकीपुरा सीट से अपने बेटे को कांग्रेस का टिकट दिला दिया है। जनता उनके सियासी वारिस को किस कदर देखती है, इसका पता तो तब चलेगा जब बिहार का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट को ही पैरामीटर मान लिया जाए तो बिहार की जनता लव सुमन को बहुत तवज्जो नहीं देती। विरासत की सियासत के सबसे बड़े वारिस तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव तो जेल में हैं, राबड़ी देवी की उम्र हो चुकी है, लिहाजा लालू ने पूरी चतुराई से कमान छोटे बेटे के हाथों में सौंप दी है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव अब आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं। समूह है, आशा वर्कर है या विकास मित्र है, इन सब को मानदेय को दुगुना से ज्यादा किया जाएगा और नियमित करने का काम करेगा। पूरी पार्टी परिवार से शुरू होती है और परिवार पर ही खत्म हो जाती है। लालू परिवार चाहे जिसे पार्टी में रखे, चाहे जिसे निकाल दे,
इसे आप बिल्कुल वैसा ही मान सकते हैं जैसे यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवादी राजनीति पर तीखा हमला किया था। उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को देश और प्रदेश के साथ ही लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए परिवार है पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और हम सब लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हर सदस्य की रक्षा करना, हर सदस्य की सेवा करना हम लोगों का फर्ज है, यही हम लोगों का कर्तव्य है। बिहार में सिर्फ लालू परिवार या शत्रुघ्न सिन्हा अकेले परिवारवादी नहीं हैं। लोक जनशक्ति पार्टी परिवारवाद की सीरीज में अच्छा खासा महत्व रखती है। अभी कुछ दिन पहले ही रामविलास पासवान का देहांत हुआ है और पासवान ने अपने जाने से पहले ही पार्टी की कमान बेटे चिराग पासवान के हाथों में सौंप दी थी। अब चिराग पासवान एलजेपी के मालिक मुख्तार हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं उनके प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। मेरी कोई भी मीटिंग, मेरी किसी भी सभा में आप उठाकर मेरे भाषण सुन लीजिए, ना मैं केंद्र सरकार की योजना गिना रहा हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका प्रशंसक हूँ, बट राजनीतिक राह मेरी अलग है आज की तारीख में, तो मैं उनके नाम का कोई उपयोग नहीं कर रहा। मैंने अपनी राह बनाई है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पार्टी के विधि विधान और संविधान को तय करते हैं। हालांकि बाकी फैमिली पार्टियों की तरह ये भी अपनी पार्टी के सभी विधानों से ऊपर हैं। बिहार की राजनीति में जिस तरह से परिवारवाद पैठ कर चुका है, उससे निकल पाना आसान नहीं है और न ही निकट भविष्य में ऐसा कोई समाधान दिखता है जिससे कोई शख्स ये कह सके कि आने वाले सालों में राजनीति और परिवारवाद का तलाक हो जाएगा। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स की फैमिली ट्री है वो आपने देखा बिहार में। और अब फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आज से सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन प्राइड मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मेट्रो रेल ने इस स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया है। मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर को समर्पित। सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन किया गया डेडिकेट। प्राइड मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा स्टेशन। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने और समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नोएडा मेट्रो रेल ने नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को डेडिकेट कर दिया है। इसका उद्घाटन सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक और नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने किया। आज मैं नोएडा प्रशासन की मुखिया रितु माहेश्वरी जी द्वारा किए गए इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और ये एक मानवता के प्रति एक कल्याण है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ 2019 में ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया है, उस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम। आज मुझे खुशी है कि आज यह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी यह सेक्टर 50 का यह स्टेशन एक प्राइड स्टेशन के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। नोएडा के एक्वा लाइन पर स्थित ये स्टेशन आज से प्राइड मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले भी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2 मेट्रो स्टेशन को पिंक मेट्रो स्टेशन घोषित कर चुका है। आज एक छोटी सी पहल है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा प्राइड स्टेशन घोषित किया गया है और 6 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे टिकट ऑपरेटर्स और हाउसकीपिंग स्टाफ में इन्वॉल्व किया गया है। प्रयास ये है कि सभी को साथ लेके इंक्लूसिवनेस के साथ काम किया जाए। वहीं ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हुई माही गुप्ता ने बताया कि ये खुशी का पल है और डिपार्टमेंट का काम सराहनीय है। हाँ जी सर, ये खुशी का मौका है कि हमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को दिखाने के लिए और सब लोगों के संग साथ काम करने के लिए। तो सर ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की इस पहल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है और इस तरह के प्रयासों से ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के साथ ही समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज से आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब देख पा रहे हैं।